यारों आप सभी का स्वागत है ड्रामा स्टार्टअप पर। इस वीडियो में मैं डोंट बी सैड ड्रामा की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक स्पीच यानी लेक्चर सुनाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि सभी का जीवन एक विशाल घड़ी की तरह होता है जो उसके जन्म से उल्टी गिनती स्टार्ट कर देता है। इस घड़ी में चाहे धूप हो या बादल या चार मौसम या सभी बदलते हुए हालात ऐसे लगते हैं जैसे कि सब पहले से ही तय किया गया हो। तभी हमें स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनमें सी क्यानजिंग और येनजिंग ग्रुप कंपनी के डायरेक्टर्स और वर्कर्स होते हैं जो कि क्यानजिंग के पिता को दफनाने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं। लेकिन इसी दौरान हमें क्यानजिंग की मां की समाधि यानी कब्र दिखाई जाती है जो 2018 में मर चुकी है यानी 4 साल पहले। क्यानजिंग के पिता को दफनाने के बाद सभी लोग उसकी समाधि यानी कब्र के पास खड़े हुए होते हैं। तभी एक वर्कर सिक्वान से कहता है कि डायरेक्टर सी की मौत अचानक से हो गई तो कंपनी में डायरेक्टर का पद आपको ही मिलेगा। तभी सिक्वान कहता है कि नहीं, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय का इंतजार है। सिक्वान क्यानजिंग के तीसरा चाचा यानी थर्ड अंकल है। वह क्यानजिंग के पास आता है और उसके पिता की मौत पर अफसोस जताते हुए कहता है कि जब मैं कंपनी संभालूंगा तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारे खाने पीने का भी ख्याल रखूंगा। इसी पर क्यानजिंग कहती है कि मेरे थर्ड अंकल यानी तीसरे चाचा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला कब लिया कि तुम कंपनी के डायरेक्टर बनोगे? जब तक मेरे पिता की वसीयत नहीं मिल जाती या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई फैसला नहीं लेते तब तक कंपनी के डायरेक्टर का पद अस्थायी रूप से खाली रहेगा। अभी के लिए कंपनी की देखभाल मैं करूंगी। और वह यह कहती हुए सभी को आदेश देती है कि आप सभी के पास आधा घंटा है। आधे घंटे के बाद मैं आप सभी को काम पर देखना चाहती हूँ। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और सिक्वान को उसके पिता की एक घड़ी मिलती है। फिर 3 दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सिक्वान अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं सिक्वान जिंग हूँ और मैं रोज एक सख्त नियम का पालन करती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता ने सिखाया था कि समय ही पैसा है। इसीलिए 3 साल की उम्र में मैंने अपने समय को सही से उपयोग करने के लिए शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। और वह कहती है कि मेरे लिए हर मिनट यहाँ तक कि हर सेकंड बहुत ही कीमती है। और वह कहती है कि मुझे खुद के साथ और सख्त होने की जरूरत है। इसी के साथ वह अपने टाइम टेबल को बताते हुए कहती है कि दांतों की ब्रश करने का समय 3 मिनट का है, क्या पहनना है यह चुनने का समय 7 सेकंड, बाथरूम, लिविंग रूम और बिल्डिंग के बीच में आने में कुल 363 कदम लगते हैं। अब यह सब जानकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यह अपने समय का कितने अच्छे से उपयोग करती है। उसके बाद हमें स्टोरी का दूसरा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जो क्विंग यान। यह एक सादा सिंपल सा बंदा होता है जो कि एक फेट फ्यूनरल पार्लर चलाता है। लोग इसको लिटिल झाओ भी कहते हैं। इसके पिता की भी अभी रिसेंटली ही मौत हुई है जिससे इस पर एक अजीब सा इफेक्ट पड़ा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो जब यह दुखी होता है तो हंसता है और जब यह खुश होता है तो रोता है क्योंकि यह अपनी भावनाओं को सीधे ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। तभी 7 बजते हैं और एंट्री होती है जूली की जो कि क्यानजिंग की सबसे अच्छी दोस्त और उसकी असिस्टेंट होती है। जूली क्यानजिंग के पास आती है और उसे उसके सुबह के काम और मीटिंग्स के बारे में बताती है। साथ ही उसे टाइम टेबल बताती है कि हमें कितने समय पर कहां पर होना चाहिए क्योंकि क्यानजिंग अपना एक सेकंड भी खराब नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्विंग यान जो कि अपने दोस्त लूफेन से मिलता है। लूफेन जानवरों का प्रोफेशनल चाइनीज डॉक्टर होता है। लोगों ने उसका नाम लिटिल सिस्टर हार्वेस्टर रखा हुआ है। तभी सीन चेंज होता है और क्यानजिंग दिखाई जाती है जो कि अभी अभी कंपनी पहुंची है जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह मीटिंग रूम में जाती है और अनाउंसमेंट करती है कि कल कोई नेशनल छुट्टी है और हम हर बार की तरह इस बार भी छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं 3 गुना सैलरी के साथ। और उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। तभी डायरेक्टर ली कहते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर अभी भी हमें सिंसियरिटी के साथ सेलेक्ट करना चाहिए और वह अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए कहते हैं कि डायरेक्टर सिक्वान को बनाया जाए तभी हम कंपनी में रह सकते हैं। इस पर क्यानजिंग कहती है अच्छा तुम अभी कंपनी छोड़कर जा सकते हो। और वह जूली को कहती है कि डायरेक्टर ली को ह्यूमन रिसोर्सेज ले जाओ इसके आगे के प्रोसेस के लिए। सीधा सीधा वह डायरेक्टर ली को कंपनी से निकाल देती है। साथ ही कहती है जिस किसी को इस्तीफा देना है वो आज ही दे सकता है। क्विंग यान के पास उसकी बहन हान आती है और वह बताती है कि बेस पर एक परेशानी हो गई है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला सभी बिल्लियां और कुत्ते जमीन पर तड़प रहे थे। उनमें से कई तो लगभग मर चुके हैं, शायद उन्हें किसी ने जहर दिया है। यह सुनकर क्विंग यान अपनी कार से एनिमल बेस जाता है। तभी वह अपने दोस्त लूफेन को कॉल करता है क्योंकि वह एनिमल्स का डॉक्टर होता है और उसे वहाँ एनिमल बेस पर आने के लिए बोलता है। तभी रास्ते में क्यानजिंग और क्विंग यान की कारें टकराती हैं। क्विंग यान की कार तो आसानी से निकल जाती है लेकिन क्यानजिंग की कार पर एक स्क्रैच आ जाता है। तभी उसका ड्राइवर माफी मांगता हुआ कहता है कि मैं अभी आपकी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर ये सब ठीक कराता हूँ। क्यानजिंग कहते हैं कि रहने दो, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तुम कार चलाओ। क्विंग यान और लूफेन एनिमल बेस पहुंचते हैं और एनिमल्स को देखते हैं और उन्हें इंजेक्शन और मेडिसिन देते हैं। तभी क्यानजिंग के पास लोंगजिंग सिटी ब्लड रेस्क्यू सेंटर से कॉल आता है कि हमें किसी की जान बचाने के लिए आपका ब्लड चाहिए, सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप ही उससे मैच
हो पा रहा है, लेकिन वह कहती है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती। यह कहकर वह कॉल रख देती है। क्विंग और उसका दोस्त कुत्तों को दवाएं देते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। क्यान-जिन के पास फिर से कॉल आता है और वह कहती है कि मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन इस मरीज के लिए आपका ब्लड इम्पोर्टेंट है। हर किसी की किस्मत अलग हो सकती है। पर क्यान-जिन कहती है अगर किसी दिन मेरा एक्सीडेंट होता है तो मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यह कहकर वह फिर से फोन काट देती है। कुछ समय के बाद क्यान-जिन अपने पिता की घड़ी को अपने हाथ में लेकर कार में सो जाती है। तभी उस घड़ी की सुई अचानक से रुकती है और अपोजिट साइड में रन करती है और तभी क्यान-जिन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है एक अजीब सी जगह, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी झाड़ू लगा रहा होता है। कुछ लोग बस में चढ़ते हैं। तभी वहाँ पर क्यान-जिन आती है और कहती है कि ये कौन सी जगह है। वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये दूसरी दुनिया है और तुम मर चुकी हो। क्यान-जिन इस बात को मजाक समझती है और कहती है कि यदि मैं अगर मीटिंग में समय पर नहीं पहुंची तो मुझे काफी रुपए का नुकसान होगा। वह बूढ़ा आदमी इनको जबरदस्ती बस में चढ़ाता है। क्यान-जिन तब उससे कहती है कि तुम जितना चाहो पैसा मांग सकते हो, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसा मेरे लिए बेकार है। उसके बाद वहाँ की घंटी बजती है और बस चलने लगती है। तभी क्यान-जिन उस बूढ़े आदमी से अपना हाथ छुड़ाकर भागती है। वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे पास 30 दिन का वक्त है, या तो तुम इसका सॉल्यूशन ढूंढ लो, वरना जैसे जैसे तुम्हारा वक्त खत्म होगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तभी क्यान-जिन की नींद खुलती है और वह सोचती है यह एक बुरा सपना था, लेकिन उसके पिता की घड़ी अब उसके हाथ में बन चुकी थी, जिसे वह निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह निकाल नहीं पाती और जिसमें उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट रहता है। वह उस घड़ी को निकलवाने एक शॉप पर जाती है और शॉपकीपर से कहती है कि क्या तुम इस घड़ी को निकाल सकते हो जो मेरे हाथ पर है। तभी शॉपकीपर कहता है नहीं मैम, क्योंकि आपके हाथ पर कोई घड़ी नहीं है, यानी उस घड़ी को क्यान-जिन के अलावा कोई और देख नहीं सकता। और वह क्यान-जिन से कहता है कि शायद आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी क्यान-जिन डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि कल रात मुझे एक सपना आया जिसमें बताया गया कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 30 दिन है, क्या मैं बीमार हूँ। तभी डॉक्टर उसके काफी महंगे महंगे टेस्ट कराता है, लेकिन उन रिपोर्टों में कुछ नहीं आता। जिस हॉस्पिटल में क्यान-जिन होती है उसी हॉस्पिटल में क्विंग भी आता है अपनी खून की रिपोर्ट के लिए। तभी वह काउंटर पर जाता है। नर्स उसे बताती है कि तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से अच्छा है और वह कहती है कि आपके खून में प्लेटलेट्स की कमी है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी कि आपको चोट ना लगे। यहाँ पर ऐसा लगता है जो क्यान-जिन से ब्लड की मांग की गई थी शायद वह क्विंग के लिए थी। नेक्स्ट सीन में जूली और क्यान-जिन डिनर के लिए बैठी हुई हैं। तभी जूली उन्हें उनके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और काफी इंश्योरेंस को दिखाती है जो कि क्यान-जिन ने उन्हें करवाने के लिए कहा था। तभी जूली उनसे पूछती है कि क्या कोई बात है। तभी क्यान-जिन उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए कहती है क्या तुम्हें कोई घड़ी दिखाई दे रही है। जूली कहती है कि नहीं, आपके हाथ पर कोई घड़ी नहीं है। तभी क्यान-जिन उसे बताती है कि मेरे हाथ पर एक घड़ी है जो सिर्फ मुझे दिखाई देती है और किसी को दिखाई नहीं देती। मैं इसे देख सकती हूँ, छू सकती हूँ और इसकी आवाज भी सुन सकती हूँ, जिसमें उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट रहता है। जूली कहती है ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर जूली क्यान-जिन को पार्टी के लिए इनवाइट करती है और कहती है वहाँ काफी सुंदर सुंदर लड़के आएंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। क्यान-जिन कहती है यह सब समय की बर्बादी है। तभी सीन चेंज होता है और क्विंग और उसका दोस्त लुफेन दिखाया जाता है। वह भी दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी क्विंग लुफेन से कहता है कि तुम अब लड़कियों के साथ डेट पर क्यों नहीं जाते। तभी लुफेन कहता है कि 10 दिन पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ है और अभी तक मुझे कोई ऐसी बंदी नहीं मिली जिससे मेरा दिल धड़के। फिर लुफेन क्विंग से कहता है कि तुम किसी लड़की के साथ डेट पर क्यों नहीं जाते, यदि तुम डेट पर नहीं जाओगे तो तुम साधु बन जाओगे। इसी पर क्विंग कहता है कि यह सब इस हार्मोनों का आकर्षण होता है और कुछ नहीं। जूली क्यान-जिन को गलत बताते हुए उसे प्यार का मतलब बताती है कि पहले एक कर्स होती है, फिर वे दोनों एक दूसरे की लाइफ बन जाते हैं और एक दूसरे के लिए जीवन देने के लिए तैयार रहते हैं। क्यान-जिन यह सब इग्नोर करती है और घर जाती है। घर जाने पर वह अपने कछुए को खाना देती है, लेकिन उसका कछुआ कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी वह घबरा जाती है और अपने कछुए को लेकर सीधा डॉक्टर के क्लिनिक पर आती है। वहाँ पर डॉक्टर से बताता है कि यह कछुआ पहले ही मर चुका है। उसके बाद क्यान-जिन डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आती है और क्विंग के पार्लर के सामने बैठकर रोने लगती है और वहीं पर सो जाती है। फिर सुबह होती है, क्विंग अपने पार्लर से बाहर निकलते हैं। वे वहाँ पर क्यान-जिन को सोता हुआ देखते हैं। जैसे ही वे क्यान-जिन को देखते हैं, क्यान-जिन का घड़ी का काउंटडाउन अपना आप रुक जाता है। इसी के साथ हमारे फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है।